हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमडी नर्सिंग एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 2011 के एनुअल में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले 2019 से लेके 2015 तक या 14 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर था सबको सॉल्व करके उसका वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उसे अगर आप लोग नहीं देखे तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। 2011 में सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा है, गिव द मीनिंग। इसमें पहला क्वेश्चन है एकिनेसिया। एकिनेसिया का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, एकिनेसिया मीन्स लॉस और इम्पेयरमेंट ऑफ द पावर ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट। यहाँ पे जो बताया गया है, लॉस का मतलब खो देना, इम्पेयरमेंट का मतलब जो आपका मूवमेंट होता है वो नॉर्मल से कम हो जाएगा, यानी कि कम होगा, धीरे धीरे वो लॉस हो जाएगा, तो उस कंडीशन को ही कहा जाता है आपका एकिनेसिया। तो यहाँ पे वॉलंटरी मूवमेंट कहा गया है। वॉलंटरी का मीनिंग होता है जो आपके कंट्रोल में है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरा हाथ को ऊपर लेके जाऊँ तो ऊपर लेके जाता हूँ, फिर चाहता हूँ कि नीचे लेके आऊँ तो नीचे लेके आता हूँ। इस तरह का मूवमेंट को वॉलंटरी मूवमेंट कहते हैं। लेकिन यही मूवमेंट आप नहीं कर पाओगे, उस कंडीशन को एकिनेसिया कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग समवन टू हेल्थ और नॉर्मल लाइफ थ्रू ट्रेनिंग एंड थेरापी आफ्टर इम्प्रिजनमेंट और एडिक्शन और इलनेस। यानी कि यहाँ पे जो आप लोगों को बताया गया है रिहैबिलिटेशन, तो रिहैबिलिटेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप किसी भी पर्सन का हेल्थ को इम्प्रूव करोगे। यानी कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एडिक्शन पर्सन जो एडिक्ट होता है, चाहे वो अल्कोहल से एडिक्ट हो या किसी और चीज़ों से एडिक्ट हो, तो एडिक्ट पर्सन का ट्रीटमेंट किया जाता है कहाँ पे, रिहैबिलिटेशन सेंटर में, ताकि वो जो अगर कोई अल्कोहल से एडिक्ट है तो उसका अल्कोहल को यानी कि शराब पीना छुड़ाने के लिए उसे क्या किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसे बहुत सारे चीज़ों का नॉलेज दिया जाता है और फिर धीरे धीरे उसे नॉर्मल लाइफ में वापस लाया जाता है, उसका हेल्थ को सही किया जाता है। इसी प्रोसेस को ही रिहैबिलिटेशन कहा जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है नेक्स्ट में इनसाइट। इनसाइट का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट वंस मेंटल इलनेस। यानी कि इनसाइट एक कैपेसिटी है जो अपने अंदर की इलनेस जो है या कमजोरी जो है उसे एक्सेप्ट करना, उस कंडीशन को ही इनसाइट कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है पर्सनालिटी। हर एक व्यक्ति का अलग अलग और डिफरेंट पर्सनालिटी होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को पर्सनालिटी का मीनिंग लिखना है, पर्सनालिटी रेफर्स टू द यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटी एंड पैटर्न ऑफ बिहेवियर दैट मेक एन इंडिविजुअल डिस्टिंक्ट, यानी कि सेपरेट। डिस्टिंक्ट का मीनिंग हो जाता है सेपरेट। यहाँ पे बताया गया है कि पर्सनालिटी एक ऐसा चीज़ है जो एक व्यक्ति को दूसरे सभी व्यक्ति से अलग बनाता है। जैसे कि उसका कैरेक्टर हो गया, उसका जो बिहेवियर होता है वो बिहेवियर हो गया, या फिर उसका जो बोलने या फिर चलने का तरीका होता है, ये सब चीज़ क्या करते हैं, उसे दूसरे लोगों से अलग बनाते हैं। इस कंडीशन को ही पर्सनालिटी या इस चीज़ को ही पर्सनालिटी कहा जाता है। इस दुनिया में सबका अलग अलग यूनिक पर्सनालिटी होता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है न्यूलॉगिज्म। न्यूलॉगिज्म बार बार दोहराया गया है, यानी कि रिपीटेड किया गया है ये क्वेश्चन को। इसका मीनिंग आप लोगों को याद रखना है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू वर्ड। जो फॉर्म करेगा, जो नया वर्ड बनाएगा, उसके पास इसके लिए मीनिंग होगा, लेकिन सामने वाले या इन्वायरमेंट में जो लोग रहते हैं उसके पास इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। इवन डिक्शनरी में भी इसका कोई मीनिंग प्रेजेंट नहीं होगा। इस कंडीशन को ही न्यूलॉगिज्म कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन है एंटी एंजाइटी ड्रग्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज, आंसर हो जाएगा आपका एंजियोलाइटिक। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है स्पेस इज एन मेजर सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोहलिज्म। तो आंसर हो जाएगा आपका एल्कोहलिक्स एनोनाइमस, यानी कि इसे शॉर्ट में AA भी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है C नंबर में, स्पेस आर सम ऑफ द मोस्ट सीवियर क्रोनिक एंड इंट्रैक्टेबल साइकेट्रिक डिसऑर्डर। आंसर हो जाएगा आपका स्किज़ोफ्रेनिया। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है नेक्स्ट में डिफरेंसेस में पहला क्वेश्चन पूछा गया है मूड इनकॉन्ग्रुएंट डेलूशन एंड मूड कॉन्ग्रुएंट डेलूशन। यानी कि इससे पहले आप लोग देखे हैं कि डेलूशन का एक बहुत सारे अलग अलग
टाइप्स होते हैं। तो इस यहाँ पे 2 टाइप का डेल्यूशन पूछा गया है। इसका डिफरेंस लिखने के लिए आपको सिर्फ दोनों टाइप का जो डेल्यूशन है उसका मीनिंग लिखना है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आप लोग लिखोगे इनकॉन्ग्रुएंट मीन्स ए फॉल्स बिलीव दैट डज नॉट मैच द पर्सन्स इमोशनल स्टेट, यानी कि एक ऐसा फॉल्स बिलीव होगा जो उस पर्सन के जो इमोशनल स्टेट होगा उससे मैच नहीं करेगा। जैसे कि उसके मन में ऐसा हो सकता है कि उसका लव वन का डेथ हो गया है, कोई उसका अपना मर गया है, तो उसको सैड होना चाहिए। उसका मन में ऐसा है, वो बोलेगा कि ऐसा हुआ है, लेकिन वो सैड नहीं होगा, यानी कि उसका जो इमोशनल स्टेट होगा उससे मैच नहीं करेगा। और जो दूसरा यहाँ पे पूछा गया है मूड कॉन्ग्रुएंट डेल्यूशन, तो इसमें क्या होगा, इसका मीनिंग आप लोगों को इस तरह से लिखना है, इट इज ऑल्सो फॉल्स बिलीव अलाइंड विद द पर्सनस इमोशनल स्टेट, यानी कि इस कंडीशन में पेशेंट के माइंड में जो फॉल्स बिलीव होगा वो फॉल्स बिलीव उस पेशेंट का जो पर्सनालिटी या फिर उस पेशेंट का जो इमोशनल स्टेट होगा उससे मैच करेगा। यानी कि अगर उस पेशेंट का माइंड में ऐसा है कि उसका कोई लव वन या अपना बहुत ही करीबी लोग का डेथ हो गया है, तो उस कंडीशन में उसको क्या होना चाहिए, सैड होना चाहिए। उसका जो इमोशनल स्टेट है वो सैडनेस या फिर उसको डिप्रेस मूड में या डिप्रेशन में जाना चाहिए। तो इस कंडीशन में वो जाएगा, डिप्रेशन में वो सैड हो जाएगा। इस कंडीशन को ही कहा जाता है आपका कॉन्ग्रुएंट डेल्यूशन। तो आप लोगों को बस मीनिंग याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है एक्रोफोबिया एंड एगोरोफोबिया। एक्रोफोबिया बार बार पूछा जाता है। एक्रोफोबिया का मीनिंग आप लोगों को बता चुका हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। एक्रोफोबिया इज द फियर फ्रॉम हाइट, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, फियर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप लोगों को लिखना है एक्रोफोबिया इज द फियर फ्रॉम हाइट, यानी कि ऊंचाई से डर लगने को ही एक्रोफोबिया कहा जाता है। और एगोरोफोबिया क्या होगा, एगोरोफोबिया का मीनिंग आप लोगों को इस प्रकार से लिखना है, एगोरोफोबिया इज द एक्सट्रीम फियर फ्रॉम ओपन प्लेस या फिर क्राउडेड प्लेस, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे क्राउडेड प्लेस से भी डर लगेगा या फिर उसे अगर कहीं पे ओपन प्लेस अकेला मैदान में छोड़ दोगे तो भी उसे डर लगेगा। इस तरह का लोग में क्या होता है, एग्रोफोबिया का कंडीशन होता है। एग्रोफोबिया का कंडीशन में ही ये सारा फीलिंग्स होता है, यानी कि वो क्या रिस्क नहीं ले सकता है, उसको डर होता है जिस चीज़ से, उससे वो रिस्क नहीं लेगा, वो डरेगा। इसलिए क्राउडेड प्लेस जहाँ भीड़ भाड़ होगा वहाँ पे भी नहीं जाएगा और खुले मैदान में भी अकेला नहीं जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया सी नंबर में डीपर्सनलाइजेशन एंड डी रियलाइजेशन। तो डीपर्सनलाइजेशन का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, डीपर्सनलाइजेशन मीन्स ए सेंस ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम ऑन सेल्फ, यानी कि कोई भी बंदा अपने आप से जब डिटैच हो जाता है उस कंडीशन को ही डीपर्सनलाइजेशन कहा जाता है, यानी कि खुद से वो डिटैच हो जाता है। उसका फीलिंग्स या बिलीव्स जो होता है वो उसे ऐसा लगता है कि उससे क्या हो गया है, वो अनरियल फील करता है कि वो खुद रियल नहीं है, ऐसा उसको फील होगा। तो यहाँ पे इसलिए दूसरा मीनिंग भी मैंने लिखा है, इट इज़ ए स्टेट इन विच ऑन्स थॉट्स एंड फीलिंग्स सिम अनरियल और नॉट टू बिलोंग टू ऑन सेल्फ, यानी कि खुद पे भरोसा नहीं कर सकता है वो, उसका ऐसा लगेगा कि वो अनरियल है, वो रियलिटी फील नहीं कर पाएगा अपने आप को। उसके बाद जो डी रियलाइजेशन है, डी रियलाइजेशन का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, डी रियलाइजेशन इज ए फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड, या फिर आप लोग इसका मीनिंग इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ए फीलिंग दैट वंस सराउंडिंग्स आर नॉट रियल, यानी कि जो डीपर्सनलाइजेशन है इस कंडीशन में वो अपना पर्सनालिटी को क्या फील करेगा, रियल फील नहीं करेगा, वो अपने आप से डिटैच हो जाएगा, खुद को बिलीव नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे जो डी रियलाइजेशन पूछा गया है इसका मीनिंग हो जाएगा वो एक्सटर्नल वर्ल्ड से डिटैच हो जाएगा, यानी कि उसे लगेगा कि उसके आसपास जो है एक्सटर्नल वर्ल्ड ये सब नहीं है, ये सब रियलिटी नहीं है, ये सब फॉल्स है, ऐसा उसको फील होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है नेक्स्ट में ट्रू एंड फॉल्स। पहला क्वेश्चन है साइको एनालिसिस इज ए फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी डेवलप्ड बाय सिगमंड फ्रेड। सिगमंड फ्रेड ने इसे डेवलप किया है, यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है एवर्सन थेरेपी मीन्स द डिजायरेबल बिहेवियर्स इज पेयर्ड विथ एन अनप्लेजेंट स्टिमुलस, आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है आर्टिस्टिक थिंकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट क्लासिकल फीचर्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ट्रू। यहाँ पे जो बताया गया है कि लिथियम का लेवल अगर ब्लड में 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है तो इसे हम लोग क्या मानेंगे, टॉक्सिसिटी मानेंगे। इसका आंसर ट्रू इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसका नॉर्मल वैल्यू जो होता है 0.6 से
1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। 0.6 से लेके 1.2 तक रहेगा तो नॉर्मल रहेगा। अगर 1.2 से बढ़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका एबनॉर्मल हो जाएगा, जिसे टॉक्सिसिटी माना जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया है लेस देन 2, यानी कि 1.9 भी हो सकता है, 1.78 कुछ भी हो सकता है, तो उस कंडीशन को हम लोग टॉक्सिसिटी मानेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है 2011 के सप्ली में पूछे जाने वाले क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों आज का वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक करके 2011 के सप्ली में पूछे जाने वाले क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे।